आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या। सम सीमांत उपयोगिता नियम हम तो पढ़ा चुके हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम का मतलब है, सम का मतलब है बराबर और सीमांत का मतलब है कि अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। और नियम व्याख्या हो चुकी है। आज हम लोग आधुनिक व्याख्या करेंगे इसी। वैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये आधुनिक व्याख्या वास्तव में जो पहले की व्याख्या है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान जो है वो इसको अलग मानते हैं और इसको अलग मानते हैं और उसको इस तरह से व्याख्या करते हैं जैसे हम लोग पीछे ये पढ़े थे mu1 इक्वल टू mu2 इक्वल टू आई या ऐसा पढ़ा। लेकिन अब जो आधुनिक व्याख्या की बात करते हैं वो इसको कहते हैं mu1/p1 इक्वल टू mu2/p2 इक्वल टू इनकम। अब ऐसा मानते हैं। तो अब आज हम लोग इसी की व्याख्या करेंगे और इसीलिए ही इसको आनुपातिकता का नियम या सीमांत तुष्टिगुण नियम भी कहा जाता है। इसीलिए ही इसको आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी की व्याख्या करते हैं। आनुपातिकता का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता यानी एक वस्तु से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी जो कीमत है, प्रति इकाई जो कीमत है उसका अनुपात और दूसरी वस्तु से जो मिलने वाली उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, इन दोनों या और भी जो वस्तुएं हैं उनसे जो मिलने वाली उपयोगिताएं हैं बराबर हो जाएं और वो इनकम के बराबर हो, यानी प्रति इकाई इनकम जो है वो बराबर हो, तब ये हम इसको सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे पहली वस्तु की कीमत बराबर दूसरी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बटे दूसरी वस्तु की कीमत, और ये बराबर आय हमारी वही होती है जो हम खर्च करने के लिए अपने पास रखते हैं। आय से मतलब यहाँ पे या जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे आप प्रोडक्शन को छोड़ दीजिए, अगर आप उपभोग में पढ़ रहे हैं तो उपभोग में आप आय का मतलब वहाँ उतना ही लगाइए जितनी आपको खर्च करने के लिए दी गई है या आपके पास जितनी खर्च करने के लिए उपलब्ध है। या इसको दूसरे रूप में ऐसा मान लो कि जो आय है वो हमारी खर्च करने के लिए है, यानी उपभोग के लिए ही है, उसमें बचत का कोई कहीं भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो जो आय है, आय का मतलब है कि हमारे पास जितने संसाधन थे हमने पूरे संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए ये संयोग चुना है और यहीं पर उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है और इसी को ही हम सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो आज हम
इसको अब इस आनुपातिकता के नियम से या आधुनिक नियम से इसकी आधुनिक व्याख्या करते हैं। अब हम इसको सारणी के द्वारा देखते हैं, नए नियम की व्याख्या, नए तरीके से नियम की व्याख्या करते हैं। तो मान लीजिए उपभोक्ता 3 वस्तुओं का यूज करता है। यहाँ A, B, C 3 वस्तुएं ली गई हैं। उसकी टोटल इनकम है 9 रुपये। उसके पास कुल आय 9 रुपये है या 9 रुपये वो खर्च करना चाहता है। 3 वस्तुओं पे खर्च करेगा और हर वस्तु की कीमत दी हुई है। एक वस्तु जो A वस्तु है उसकी कीमत है 120 पैसे प्रति यूनिट। B वस्तु है उसकी 60 पैसे प्रति यूनिट है और जो C वस्तु है उसकी 40 पैसे प्रति यूनिट है। अब चूंकि हमें पता है जो सूत्र है हमारा MUA अपॉन PA इक्वल टू MUB अपॉन PB इक्वल टू MU अपॉन MUC अपॉन PC एंड सो ऑन इक्वल टू इनकम। इस तरह से कितनी भी वस्तुएं हो सबसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और बटे कीमत या सीमांत उपयोगिताओं और कीमतों का अनुपात बराबर होगा और वह टोटल इनकम के बराबर होगा। तो यही है हमारे सीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम। और उसी को हमने ये एग्जांपल लिया है कि एक उपभोक्ता है वो A, B, C 3 वस्तुएं यूज कर रहा है। तो चलो देखते हैं, जब वो पहली इकाई यूज करता है, उपभोग करता है, तो पहली वस्तु को 280 के बराबर उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है। जब पहली वस्तु पे यूज करता है तो 280, या ये समझ लो उसके जो उपभोग का शेड्यूल दिया हुआ है, तो 280 के बराबर उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है। और दूसरी इकाई जब यूज करता है तो 270 और B वस्तु से 130 और C वस्तु से 86। लेकिन उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पे होगा या समसीमांत उपयोगिता नियम कहाँ पे निश्चित होगा, वो हमें यहाँ से इससे पता चलेगा कि हमें उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात जहाँ भी बराबर होगा, जैसे अगर इस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, इस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और इस वस्तु की कीमत का अनुपात, इस वस्तु की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, तीनों अगर बराबर हो जाए और कुल इनकम हमारी खत्म हो जाए, यानी इनकम भी बराबर हो जाए, उससे ज्यादा हम ना खर्च कर पाए, तब समझ लीजिए कि उपभोक्ता संतुलन में है। और हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या या इकोनॉमिक्स की जो समस्या है वही है कि संतुलन कहाँ पर होगा। तो संतुलन के लिए हमें इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलो पहले ये हमने देखा कि A वस्तु जब पहली इकाई यूज करता है, उपभोग करता है, तो उसको पहले वस्तु से A वस्तु से 280 के बराबर, B वस्तु से 140 के बराबर और C वस्तु से 92 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। वैसे ही दूसरी वस्तु जब खर्च करता है, दूसरी वस्तु जब उपभोग करता है, तो पहली वस्तु से 270 और दूसरी वस्तु से 130 और तीसरी वस्तु या C वस्तु से 86 के बराबर, ऐसे ही ये मिलता है। लेकिन उपभोक्ता संतुलन में तो तभी होगा जब ये सूत्र का पालन हो। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो हम पहले वस्तु पर 280 बटे प्राइस इसका कितना है 120 है, 120 लगा लेते हैं और अब ये कट गया 0 से 0 और 2 से इसको काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 7 28 में 7 बटे 3। अब इस पर 140 को देख लो, 140
40 देता, इसका भी देख लो 2 20 और 2 चौक 8 2 छक 12, अभी भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 16 कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 14, 14/5। तो एक वस्तु का तो हो रहा है, दो वस्तुओं में तो संतुलन हो रहा है, लेकिन तीसरे में नहीं हो रहा है। और मान लो यहाँ पे हो भी जाता, तीनों में संतुलन हो भी जाता, तो हमारी अभी तो इनकम बची होती ना, अभी हमारे पास तो आय बची होती, कुल खर्च नहीं हो पूरा हो नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर संतुलन तो होगा नहीं। तो चलो दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में है 270 और इसकी कीमत कितनी 120 पैसे। अब इसको काट के देख लो, 0 से 0 27/12, 3 9 27 और 3 चौक 12 बराबर 9/4। बी वस्तु में देख लो 130/60 पैसा, 1 0 से 1 0 यानी 13/6 हो गया। सी वस्तु में देख लो 86/40 पैसा, तो 2 से काट के देख लो, 2 20 39, 2 चौक 8 2 3 6 43/20। इसमें कोई भी बराबर नहीं हो रहा है, कोई भी बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी संतुलन नहीं होगा। फिर 260 यहाँ पे देख लो, 260/160 120, 0 से 0 और 2 छक 12 2 13/6। और फिर दूसरे में 120/60, 0 से 0 6 3 6 2 12 बराबर 2। और सी में देख लो 80/40, 1 0 2 में 8 2 आ गया इसमें भी, लेकिन यहाँ पर भी बोलता संतुलन में नहीं है क्योंकि ये 13/6 है। अब 250 120, 0 से 0 और 25 बराबर, ये तो 25/12 हो गया, नहीं कटेगा, ये दशमलव में जाएगा, फिर देखेंगे। और ये 110/60, 0 से 0 बराबर 11/6, नहीं कटेगा। और 76/40, तो 2 2 3 6 2 8 16 और 2 20 2 10 और 2 17 19, नहीं कटेगा, 19/10। अब 240 देखो, 240/120, 0 से 0 12 12 24 2 आ गया। अच्छा 2 यहाँ भी आ गया और 2 हमारा इन दोनों में भी आया हुआ था, 2 इनमें संतुलन करके देखते हैं। देखो ये 240 120 80 इन तीनों पे संतुलन करके देखते हैं। तो 240/120 प्लस इसका कितना है 120/60 प्लस 80/40 कितना आ रहा है 2 2, सभी के 2 2 आ रहे हैं, 2 + 2। अब यहाँ पे खर्च कितना हुआ है 1 2 3 4 5, 5, तो क्या हो गया 5 × 120, मतलब कि इस पर उसने 5 इकाइयों का यूज किया और 120 के हिसाब से। और यहाँ पर देखो 1 2 3
प्लस यहाँ पे 1 2 3 3 गुणे 40 के हिसाब से 40 पैसे के हिसाब से। अब देखो 12 पंचे 60 600 प्लस 4 3 18 180 प्लस 4 3 12 120 बराबर कितना हो गया 6 रुपए प्लस 18 12 2 1 3 रुपए बराबर 9 रुपए। 9 रुपए हो गए। ये जो हमारा MUX इक्वल टू MUA upon P, MUB upon PB, MUC upon PC बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर संतुलन है। संतुलन का बिंदु यही होगा और यहाँ पर उपभोक्ता सबसे ज्यादा संतुष्ट होगा। यहाँ पर देखो इसकी इनकम भी बराबर खर्च हो रही है और जहाँ पे इनकम बराबर हो जाए और सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताएं और उनसे उनकी कीमतों का अनुपात बराबर हो जाए, वहाँ पर उपभोक्ता सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है और वही संतुलन का बिंदु होता है। अब हम देखते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनाएं। समसीमांत उपयोगिता नियम बहुत सी मान्यताओं को मान करके चलता है, जैसे जो वस्तुएं हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे में उसका उपभोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी विभाज्यता की समस्या कि वस्तुएं छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित ना हो। अगर छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होंगी तो हम जो संतुष्टि प्राप्त करना चाह रहे हैं वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर पानी की बूंद बूंद पानी को पिएंगे तो हमारी प्यास जाएगी ही नहीं कभी, तो जो संतुष्टि है वो मिलेगी ही नहीं, तो नियम लागू ही नहीं होगा। वैसे ही जो मार्शल ने सिद्धांत दिया है उसमें बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो दोषपूर्ण हैं। तो पहला हमने तो बता दिया कि जो विभाजन की जो इकाइयों को विभाजित करने की समस्या है वो है, और ये इसमें ये भी माना गया है कि जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है। तो विवेकशील वैसे होता तो है व्यक्ति, लेकिन अब ये कहो कि व्यक्ति ये जान जाए कि किस वस्तु में कितनी उपयोगिता मिलेगी तो ये निकाल पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और उसी में दूसरी बात उन्होंने ये भी माना है कि ये जो नियम है या जो उपयोगिताएं हैं वो मापनीय हैं। मापनीय है का मतलब है कि उनको संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। जो वस्तुएं हम खरीदते हैं हम उनकी उपयोगिताओं को माप लेते हैं कि ये इससे उपयोगिता हमें 1 के बराबर मिलेगी, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर या 10 के बराबर, 50 के बराबर। ये उपयोगिताएं इस तरह से हम उसको माप सकते हैं। लेकिन जो आधुनिक व्याख्या की गई या तटस्थता वक्र के रूप में हिक्स और एलन ने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने माना कि जो उपयोगिता है वो मापी नहीं जा सकती, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक विचार है, ये एक सोच है कि इसमें कोई उपयोगिता है। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, बल्कि उसको एक क्रम में लगाया जा सकता है। जैसे कि पहली वस्तु से हमें उपयोगिता ज़्यादा मिली या कम मिली, दूसरी वस्तु से हमें पहले की तुलना में कम या ज़्यादा मिली, इस तरह से हम एक क्रम तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको संख्याओं में माप पाना बहुत ही कठिन काम है। अर्थात वो संख्यात्मक रूप में मापी नहीं जा सकती है। तो चलो दूसरी बात की जो पहले हमने बता दिया कि वस्तुओं को छोटे छोटे इकाइयों में बांट पाना मुश्किल है, छोटी छोटी मतलब बिना बांटे उपभोग कर पाना मुश्किल है। बांट तो सकते ही हैं, लेकिन मार्शल ने कहा है कि छोटी छोटी इकाइयों में बांट नहीं सकते हैं। और तीसरा वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, तो मार्शल ने ये माना है कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें
की कीमत बदल जाती है। तो ये संभव नहीं है। रीति रिवाज, फैशन आज ये सब हमेशा बदलते रहते हैं, सब वक्त वक्त पे बदलते रहते हैं। तो ये जो है ये कहें कि नहीं बदलते हैं, इनमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसा भी नहीं है। और रुचि की भी बात है। कभी कभी व्यक्ति वैसे भले मन में ना आए, लेकिन अगर वस्तु को देख ले तो उसको लगता है कि ये तो हमारी पसंद की है, तो वहाँ उसका मन बदल जाता है। तो इस तरह की तमाम जो हमारे सिद्धांत दिए उसकी आलोचनाएँ हैं और भी बहुत हैं, तो इतना पर्याप्त है। अब हम इसके समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व को भी समझ लेते हैं। ये वास्तव में समसीमांत उपयोगिता जो नियम है वो हमारे लिए एक आधार की बात करता है, एक आधार है। अगर समसीमांत उपयोगिता नियम नहीं आता तो इससे संबंधित या जो संतुलन से संबंधित सिद्धांत हैं वो शायद नहीं आ पाते। तो इसको विभिन्न जो महत्व है उनको हम इन रूपों में देख सकते हैं। जैसे उपभोग में अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ए वस्तु की या इसको हम लोग ऐसे पढ़े हैं MUA = MUB = इनकम, या अभी इसको हम इस रूप में भी आधुनिक व्याख्या के रूप में भी पढ़ चुके हैं अपान PB, तो इस रूप में भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? ये उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि को दिखाता है। तो उपभोग में इसका महत्व है। उपभोग में व्यक्ति इन सब को ध्यान में रखते हुए कि जो हम कीमत लगा रहे हैं, जिस वस्तु को हम जो वस्तु की कीमत दे रहे हैं और जो उस वस्तु से हमें उपयोगिता मिलेगी, क्या ये बराबर होगी? जो हम दे रहे हैं उस कीमत से ये ज़्यादा होगी? क्यों? क्योंकि उपभोक्ता तो चाहता है कि कम से कम कीमत देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता मिले। तो यही सोच करके वो करता है। तो वो ये सोचता है कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उससे जो उपयोगिता मिलेगी और जो हम कीमत दे रहे हैं उसकी उपयोगिता से ये मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा होगी या नहीं। अगर उपयोगिता ज़्यादा लगती है उसको तभी वो वस्तु खरीदता है, और अगर उपयोगिता ज़्यादा नहीं लगती या उसको लगता है कि जो कीमत हम दे रहे हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता जो वस्तु में है कम मिलेगी, तो वह वस्तु नहीं खरीदता है। तो इसलिए इसका उपभोग में महत्व है। वैसा ही उत्पादन में, क्योंकि उत्पादक जो है अधिकतम लाभ की भावना से उत्पादन करता है और अधिकतम लाभ की भावना से उत्पादन करने में वो इन्हीं बातों का ख्याल रखता है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं और जो उससे मिलने वाली कीमत है उससे हमें लाभ होगा या नहीं होगा। अगर उसको लाभ मिलता है तभी वो उत्पादन करेगा, अन्यथा स्थिति में उत्पादन नहीं करेगा। विनिमय की बात वही जो अभी हम ये खरीद फरोख्त करते हैं, तो हम ये सोचते हैं ना कि जो वस्तु हम ले रहे हैं उसकी कीमत उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो हमें जो हम कीमत दे रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगी। तो ये विनिमय में भी महत्व। तो कुल मिलाकर उपभोग और विनिमय के लगभग एक सी बात है। और वितरण का मतलब है कि हर व्यक्ति को या हर साधन को उसकी पूरी मजदूरी दे दी जाए, जो उसने मजदूरी जो जितना उसने श्रम किया है या जितना उसका श्रम लगा है उसके बराबर उसको उसकी मजदूरी दे दी जाए, तब हम कहेंगे कि तब उसको हम वितरण कहते हैं। और वितरण भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि सबको बराबर वितरण हो, सबको समान वितरण हो। अगर सबको समान वितरण होगा तो समान संतुष्टि मिलेगी, और समान वितरण नहीं होगा तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। वैसा ही राजस्व में भी है। राजस्व में सरकारें ये देखती हैं कि जो कल्याण हम कर रहे हैं, कल्याणकारी भावना से जो काम कर रहे हैं, वो पहली जो कल्याण की काम है उस पर और जो उस पर कीमत लग रही है, और दूसरा जो कल्याण है और जो उसमें पैसा लग रहा है, इन दोनों में समानता है या नहीं है। अगर इसको ये देखते हैं कि हम इसमें तो ज़्यादा पैसा लगा दिए, इसमें कम लगाए हैं, तो सरकार
फिर इधर बढ़ा देती है, यानी वो संतुलन में काम करते हैं। तो सरकारें भी राजस्व में इसका महत्व है, हर जगह इसका महत्व। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व ना हो।